हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। तो ईएम रेडिएशंस बेटा ड्यूल बिहेवियर शो करती हैं। वो वेव लाइक तो है ही, साथ ही पार्टिकल लाइक नेचर भी वो क्या शो करती हैं। ठीक है ना। पार्टिकल लाइक कैसे पता चला था? क्योंकि वेव लाइक बिहेवियर से ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं होता था। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सप्लेनेशन के लिए जो थ्योरी काम में आई वो थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है ना, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी शो हो सकता था अगर कोई चीज पार्टिकल के जैसे बिहेव करती। ठीक है, तो इट मींस ईएम रेडिएशन जो थी वो कैसी थी? वो पार्टिकल लाइक थी। ठीक है, और वो कैसे पता चला? वो चला प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी की वजह से। प्लैंक्स ने बोला बेटा कि हमें जो है लाइट जो है हीट की फॉर्म में फील होती है। हमें सूरज की रोशनी में ना गर्मी लगती है ना। ठीक है, तो इट मींस लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी का सोर्स है और लाइट के साथ तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी भी है। तो इट मींस एनर्जी और उस फ्रीक्वेंसी के बीच कोई रिलेशन होना चाहिए। ठीक है ना, ये प्लैंक ने बताया। तो प्लैंक ने एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन बताया और उसने बोला कि जो एनर्जी जो है लाइट के साथ हम एब्जॉर्ब करते हैं या इमिट करते हैं बेटा, वो कंटिन्यूसली नहीं आ रही है, वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है। इट मीन्स जैसे लाइट हमारे ऊपर गिर रही है, ठीक है ना, तो कंटिन्यूसली ऐसी वेव नहीं है, ऐसे रे नहीं है, वो छोटे छोटे पैकेट्स का एक पूरी रे जो है एक रे बनाती है पूरी। तो इट मीन्स एनर्जी हम पे छोटे छोटे बंडल्स की फॉर्म में गिर रही है। ठीक है ना, जिन बंडल्स को हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उन्हीं बंडल्स को हम फर्दर क्या करते हैं? इमिट करते हैं। तो रेडिएशंस बेटा जो है वो कंटिन्यूसली नहीं आती हैं, वो डिसकंटिन्यूसली आती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स और स्मॉल बंडल्स, जिनको बोला क्वांटा। ठीक है, तो प्लैंक्स ने कहा कि रेडिएट एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा, और लाइट के केस में उनको बोला फोटोन। ठीक है ना, जैसे एक एग्जाम्पल ले ले बारिश का। तो बारिश कई बार हमें ऐसा लगता है ना बिल्कुल सीधी गिर रही है, एक स्ट्रेट लाइन। तो बारिश ऐसे लाइन के जैसी थोड़ी नहीं है। बारिश वो छोटी बूंदों से मिलके बनी हुई है। तो बूंदें इतनी ऐसी गिरती हैं कि हमें लगता है कि वो सीधी गिर रही हैं, बिल्कुल एक ही है ना, एक ही जैसे बिल्कुल सीधी, एक कोई बूंद नहीं है, वो सारी कंटिन्यूसली है, लेकिन एक्चुअली में वो छोटी बूंदों से मिलके बनी हुई है। वैसा ही ईएम रेडिएशंस के केस में है, हमें दिखती बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन लाइट एक्चुअली में छोटे बंडल्स से मिलके बनी हुई है। ठीक है, और वो बंडल किसकी है? उन बंडल्स में एनर्जी है, छोटे एनर्जी के बंडल्स हैं। ठीक, और जो एनर्जी उन बंडल्स के अंदर है बेटा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। लाइट कितनी फ्रीक्वेंसी से गिर रही है, उस वेव की कितनी फ्रीक्वेंसी है, इससे पता चलता है कि उन बंडल्स के बीच में कितनी एनर्जी है। बस तुम इतना समझ लो कि जो छोटे एनर्जी के पैकेट्स या बंडल्स हम एब्जॉर्ब करते हैं या इमिट करते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। ओके, और अगर हम डायरेक्ट इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो उसके बदले लगेगा H, दैट इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? उसकी वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अगर फ्रीक्वेंसी के बदले हम c/λ भी लिख सकते हैं, ये तो हमें पता ही है, हमने पिछले वेव वाली चीज नहीं पढ़ा था ना कि म्यू इज इक्वल टू c/λ, और c क्या है? दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्लैंक्स ने एक और चीज बोली कि अब एक बॉडी एक ही बंडल थोड़ी नहीं लेगी ना, बहुत सारे एनर्जी के बंडल्स हम पे ऊपर गिर रहे हैं, और टोटल कितनी एनर्जी, उन बंडल्स की टोटल एनर्जी कितनी है, वो किसके बराबर होता है? दैट इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ h न्यू, मतलब NH न्यू। अब इसको ध्यान से समझना, इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब है अगर एक बंडल, जैसे एक बंडल मेरे ऊपर गिरा तो उसकी एनर्जी कितनी है? h म्यू। अगर मैंने 2 बंडल एब्जॉर्ब करे तो कितना हो गया? 2h न्यू। अगर 3 बंडल तो 3, 4 बंडल तो 4। ठीक है, इस तरह से जितने बंडल्स हम एब्जॉर्ब या इमिट करते हैं, ठीक है ना,
उतनी वो एनर्जी हो जाती है। दैट इज होल नंबर मल्टीपल। अब होल नंबर ही क्यों बोला? क्योंकि बंडल बेटा आधा नहीं होगा। अब जैसे बारिश की बूंद का एग्जांपल दिया ना कि बारिश की बूंद आधी, ऐसा थोड़ी नहीं है, या तो एक बूंद होगी या तो दो बूंद होगी। वैसे ही या तो एनर्जी का एक पैकेट होगा या तो दो पैकेट होंगे, ठीक है ना। आधा या ढाई या डेढ़ ऐसा नहीं हो सकता, 1.5 2.5 इस तरह से नहीं हो सकता। ओके, तो the total energy emitted or absorbed by a body is the whole number multiple of energy of the photon। ठीक है ना, एक फोटोन के होल नंबर मल्टीपल जो होगा उतनी एनर्जी टोटल फोटोन्स की होगी। समझ आई बात? ओके, अच्छा अब ये प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी ये बीच में क्यों आ गई? अब प्लैंक्स ने ये थ्योरी दी थी, क्वांटम थ्योरी, इससे ये फायदा हो गया, इससे हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसकी एक्सप्लेनेशन मिल गई हमें, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तो एक्सपेरिमेंटली इस थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था, बोला था ना कि मेटल पे जब सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट गिरती है तो उसमें से क्या निकलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब थी ना, इस तरह से, ठीक, यहाँ पे ऐसे ऐसे, यहाँ पे मीटर लगा होता था, ठीक, यहाँ पे डिटेक्टर था। बोला जब पर्टिकुलर लाइट इस मेटल के ऊपर गिरेगी, मेटल रुबीडियम सीजियम इस तरह के लेते हैं जिनकी कम आयनाइजेशन एनर्जी थी, रुबीडियम सीजियम जैसे मेटल पे गिरेगी तो उसमें से क्या इजेक्ट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन इस साइड को इजेक्ट होंगे तो करंट इस साइड को फ्लो करेगा, ठीक है ना। ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा। तो बोला कि जब लाइट इस मेटल पे गिर रही है और इलेक्ट्रॉन्स जो है इजेक्ट हो रहे हैं तो ये टोटल लाइट कितनी होगी? अब ये जो टोटल लाइट, ये जो लाइट गिर रही है, लाइट की एनर्जी, पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट गिर रही है ना, तो इस लाइट की जो एनर्जी है वो कितने के बराबर होगी? किसके बराबर होगी? अब देखो बेटा, मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ही चाहिए। उस एनर्जी से ज्यादा या उस फ्रीक्वेंसी, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात हमने करी थी कि इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, कि उससे फ्रीक्वेंसी से ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी होगी तभी इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोला था हमने? उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोला था थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और इस फ्रीक्वेंसी से जो एनर्जी, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी के साथ जो एनर्जी रिलेटेड होगी उसको क्या बोलेंगे? थ्रेशहोल्ड एनर्जी बोलेंगे, ठीक है ना, या बाइंडिंग एनर्जी या वर्क फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो देखो यहां से जो लाइट बेटा गिरी, वो उस लाइट ने सबसे पहले आधी लाइट तो किसमें कंज्यूम हो गई? इलेक्ट्रॉन को उसके शेल से बाहर निकालने के लिए लग गई ना, ठीक है। उसको क्या बोला? बाइंडिंग एनर्जी या थ्रेशहोल्ड एनर्जी बोल दिया, जो मर्जी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। आधी एनर्जी तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए लग गई, बाकी जो एनर्जी बची बेटा वो इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में निकल गई, ठीक है। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हुई? बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी विद द इलेक्ट्रॉन। समझ आई आपको ये बात? देखो एनर्जी गिरी मेटल के ऊपर, ठीक है, कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को उस मेटल में से बाहर निकालने के लिए लग गई, ठीक है, और बाकी एनर्जी जो थी, अब कितनी एनर्जी बची, वो किसके साथ चली गई? वो इलेक्ट्रॉन के साथ निकल गई इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो टोटल एनर्जी क्या लिख सकते हैं हम? एच न्यू। ये अब प्लैंक्स की वजह से आया एच न्यू। ये वाला रिलेशन किसने दिया था? ये प्लैंक्स ने दिया था, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी भी है तो एनर्जी ना, बाइंडिंग बोलो चाहे थ्रेशोल्ड बोल दो, है तो एनर्जी ही। तो ये किसके बराबर हो गई? एच न्यू नॉट लिख दिया इसको, क्यों? म्यू नॉट हो जाएगा तुम्हारा थ्रेशोल्ड। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसके साथ जब एच लग जाएगा तो ये बन जाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ओके, प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर हो गया? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट हो गया। ये रिलेशन जो था ये आया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, एक्सप्लेनेशन है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। और ये वाली चीज निकालने में मदद किसने करी थी? प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी ने बेटा। ओके, तो यहां से हमें ये पता लग गया कि ईएम रेडिएशन में जो पार्टिकल लाइक बिहेवियर है वो किसकी वजह से है?
वो उनके क्वांटास की वजह से है। छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में जो एनर्जी जाती है उसकी वजह से वो पार्टिकल लाइक बिहेवियर शो करते हैं। ओके, अब इससे बेसिस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं हम। देखो, हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ लाइट with a wavelength of 4000 picometer are necessary to provide 1 joule of energy। क्वेश्चन को समझो। देखो, how many photons of light with the frequency, फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? 4000 पिकोमीटर, ठीक है ना। सॉरी, फोटोन की वेवलेंथ कितनी है? 4000 पिकोमीटर। इतनी वेवलेंथ के कितने फोटोन चाहिए हमें 1 जूल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना। मतलब जैसे एक मैं एक बॉडी हूं, मुझे कितनी एनर्जी चाहिए? 1 जूल। मुझे 1 जूल एनर्जी चाहिए, तो कितने फोटोन्स गिरेंगे कि मेरी एनर्जी 1 जूल हो जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए E इज इक्वल टू एच न्यू, ये हमें पता है। ये क्या है? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी कितनी है बेटा? E इज इक्वल टू एच न्यू। तो हमारे पास न्यू तो दे नहीं रखा है, हमारे पास क्या दे रखा है? वेवलेंथ दे रखी है। C हमें पता है कि लाइट के केस में इतना ही होता है। लैम्डा हमें पता है 4000 पिकोमीटर है, और इसको अगर हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻12 मीटर के बराबर, ठीक है। इसको और सॉल्व करना है तो ये 3 जीरो ना, तो 3 जीरो 12 में से माइनस हो गई, तो 10⁻⁹ बच गया, है ना। ओके, तो यहां से एनर्जी कितनी आ जाएगी? प्लैंक्स की वैल्यू कितनी होती है? 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये कितनी हो गई आपके पास? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा कितना हो गया? 4 इंटू 10⁻⁹ मीटर। देखो, मीटर से मीटर, ये पर सेकेंड है, ये सेकेंड है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ओके, अगर अब देखो 10⁻⁻9 ऊपर चला जाएगा तो ये +9 हो जाएगा। 8 + 9 17, 34 - 17 कितना हो गया? 10⁻⁻17, और इसको कैलकुलेट करके आपकी वैल्यू आ जाएगी 4.97। 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻17, बचा क्या है? सिर्फ जूल। तो एनर्जी है ना, तो सिर्फ किस में आएगी? जूल में। अब ये एनर्जी तो बेटा एक फोटोन की निकली, ये एनर्जी किसकी है? एक फोटोन की। हमें पूछा है नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है। तो 4.97 इंटू 10⁻⁻17 जूल, ठीक है, से क्या बनता है? अगर एक फोटोन, सॉरी हाँ, एक फोटोन बनता है, ठीक है ना, तो 1 जूल से कितने फोटोन? इतनी एनर्जी से किसकी है? एक फोटोन की बेटा। तो 1 जूल एनर्जी के लिए कितने फोटोन लगेंगे? कितने आएंगे ये? 2.01 इंटू 10⁻16, ठीक है ना। देखो 17 ऊपर गया तो ये क्या बन जाएगा? प्लस का 17 ना। जब हमने कैलकुलेशन करी तो 0 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, तो एक वैल्यू इधर को बढ़ा दी हमने। इतने फोटोन्स चाहिए हमें 1 जूल एनर्जी देने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से न्यूमेरिकल किसी भी फॉर्म में आ सकता है। जब आपको असाइनमेंट दूंगी तो उसमें न्यूमेरिकल आपको दूंगी, ठीक है। तो ये था हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, ठीक है। इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं। नेक्स्ट हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा करेंगे और बोहर्स का मॉडल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।